नमस्ते। मंच टीवी के मेडिकेयर प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर राम रगानी आज फिर से आपके मुखातिब हो रहा हूं। हर हफ्ते हम आपको कोई ना कोई बीमारी के बारे में बताते हैं और उसकी आपको पूरी जानकारी भी देते हैं और सलाह भी देते हैं आप वो बीमारी से कैसे बचें। पिछला टाइम हमने आर्थोपेडिक्स पे मतलब हड्डियों की बीमारी में आपको कमर के दर्द के लिए बताया था। उसके बाद नेक्स्ट कमर के दर्द के बाद घुटनों का दर्द बहुत कॉमन है। मैं देखता हूँ हमारी कई बुजुर्ग महिलाएं, उनका वज़न भी ज़्यादा रहता है, बोलती हैं कि मैं नीचे नहीं बैठ सकती हूँ, घुटनों में दर्द पड़ता है, सीढ़ी चढ़ नहीं सकती हूँ, सीढ़ी उतर नहीं सकती हूँ। ये सब उम्र के हिसाब से और वज़न के हिसाब से हड्डियों की गांठ रहती है, गठान रहती है, तो उसकी वजह से आगे चल के उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। आज यही टॉपिक पे हम जानकारी लेंगे डॉक्टर कमल तोलानी से। डॉक्टर कमल तोलानी एक जाने माने आर्थोपेडिक सर्जन है। ये पिछले 5 साल से स्वास्तिक हॉस्पिटल के नाम से 4 नंबर में प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारे उल्लासनगर की महिलाओं की और जेंट्स की काफ़ी सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर कमल तोलानी ने सैन हॉस्पिटल से पोस्ट ग्रेजुएशन की है। इसका हमारा जो स्पेशल एपिसोड है हमने पब्लिक फरमाइश के लिए रखा है, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स ने, काफ़ी पब्लिक ने हमें रिक्वेस्ट की है कि घुटनों की दर्द पे आप कुछ हमें जानकारी दें। तो इस जानकारी के लिए आज हम मिलेंगे डॉक्टर कमल तोलानी से। डॉक्टर कमल तोलानी एक जाने माने आर्थोपेडिक सर्जन है। इनकी अपनी हॉस्पिटल है 4 नंबर में। हॉस्पिटल का नाम है स्वास्तिक आर्थोपेडिक हॉस्पिटल। तो आइए आज मिलते हैं डॉक्टर कमल तोलानी से। स्वागत है आज के हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू मच। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा आज का टॉपिक है घुटनों का दर्द। तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि हमारे घुटनों की बनावट कैसी है, या जिसको एनाटॉमी बोलते हैं कि घुटने कैसे बने हुए हैं, हम अपने दर्शकों को बताएंगे। बॉडी के बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट जॉइंट बोल सकते हैं। घुटना बना रहता है 2 मेन बोन्स से, एक फीमर जो लंबा बोन बोल सकते हैं और एक टिबिया, और एक पार्ट रहता है पटेला जो नी कैप भी बोला जाता है। ये घुटने का मॉडल है जिसमें 3 बोन्स मेजरली रहती हैं। एक फीमर जो ऊपर वाला बोन है या थाई बोन बोल सकते हैं जिसको, नीचे का टिबिया या लेग बोन बोल सकते हैं, और जो नी कैप कॉमनली पटेला बोलते हैं, इस थर्ड पार्ट है दैट इज़ द पटेला। घुटने का सिर्फ ये 3 बोन्स ही मेन नहीं रहती है, देयर आर लॉट ऑफ लिगामेंट्स, बहुत सारे अंदर के कनेक्टिंग टिश्यूज़ रहते हैं और लिगामेंट्स रहते हैं जो हमारे रेगुलर चलना फिरने में, जंपिंग में, वॉकिंग में, रनिंग में बहुत काम का रहते हैं। सर, ये लिगामेंट्स जो है इनका क्या काम रहता है? सबसे इम्पोर्टेंट रहता है बॉडी बैलेंसिंग। बॉडी बैलेंसिंग जब घुटने के हिसाब से हम लोग जब भी चलते हैं, बॉडी बैलेंसिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। जंपिंग के टाइम, हर एक मूवमेंट के टाइम अपनी बॉडी अच्छे से बैलेंस होनी चाहिए, उसलिए ये लिगामेंट्स रहते हैं। 2-3 लिगामेंट्स ऑन द मीडियम अंदर के तरफ, कुछ लिगामेंट्स बाहर के तरफ। 2 मेन लिगामेंट्स रहते हैं, ACL और PCL, जो घुटने को, दोनों बोन्स को अंदर से जोड़े रहते हैं। दो जो जॉइंट है इसके बीच में सुना है कुछ पानी भी रहता है। हाँ, ये हर इनफैक्ट नॉट ओनली घुटने में, हर जॉइंट में एक स्पेसिफिकली पानी रहता है जहाँ जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोला जाता है। सो सर ने आपको बताया कि ये जो हड्डी है ये हड्डी है, ये नीचे वाली हड्डियाँ ये है, और ये जो अटैचमेंट्स है ये आजू बाजू में रहती है, जिससे हम अच्छी तरह खड़े रह सकते हैं, चल सकते हैं। जो हमारा रोज का जॉइंट्स का काम है ये सब लिगामेंट्स संभालती है। सर, अगर किसको भी घुटनों का दर्द चालू होता है तो उसके कॉमनेस्ट कारण क्या रहते हैं, क्यों दर्द चालू करते हैं? स्पेसिफिकली इन उल्लासनगर अगर बात करूं तो मेरे पास जो ऑलमोस्ट 40 to 50% पेशेंट्स हैं वो घुटनों के दर्द के आते हैं। सबसे मेजर जो कारण है वो मैं समझता हूँ ओबेसिटी है, बिकॉज ऑफ प्रॉब्ली खाने पीने की जो आदतें हैं उल्लासनगर की सोचें या जनरल भी सोचें तो ओबेसिटी इज़ अ मेजर कारण। और सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कैल्शियम डेफिशिएंसी
और बहुत सारे और भी कारण हैं, जैसे कि बर्साइटिस होते हैं, इन्फ्लेमेशन होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, या फिर आजकल जो यंग एज में मैं देख रहा हूँ वो रहता है ट्रॉमा या इंजरीज बोल सकते हैं। जो पेशेंट आपके पास घुटनों के दर्द के लिए आता है वो कैसे कंप्लेन करते हैं, क्या बोलते हैं आपको, उसको क्या तकलीफ होना शुरू होती है? कॉमनेस्ट जो चीज़ होती है, एक तो जो रेगुलर मैंने देखा है, एक तो वॉशरूम में बैठ नहीं पाते हैं, सीढ़ी चढ़ना उतरना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है उनको, और कहीं पेशेंट जो रेगुलर रोज़मर्रा की जो रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी बहुत परेशानी होती है, लाइक वॉकिंग ऑल्सो इज़ प्रॉब्लमेटिक। एक टाइम अगर आपको पास पेशेंट आया घुटनों की दर्द, तो आपका उसका इन्वेस्टिगेशंस या ढूंढना कैसे चालू करते, क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम लोग को देखना पड़ता है कि किस जगह पे पेन है, एग्जैक्टली कौन सी चीज़ से पेन हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड कब से है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इज कब से है। इज इट अ अक्यूट काइंड ऑफ पेन, मतलब अभी जस्ट चालू हुआ है, या इट्स अ ओल्ड पेन या क्रॉनिक पेन है, मतलब महीनों से है या सालों से है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस तो हैं, लाइक एक्सरे, कॉमनेस्ट इज एक्सरे, जो हम लोग को घुटनों की बनावट भी दिखाता है, घुटनों के अंदर जो गैप रहती है वो दिखाता है, या कुछ अर्थराइटिस या अर्थराइटिस की शुरुआत है वो दिखाता है। एनी इंजरीज, कोई भी रेगुलर एनी इंजरी होती है तो वो भी इसमें पता चलती है। दूसरे रेगुलर हेमाटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस लाइक सीबीसी और सीरम कैल्शियम, ये सब भी हम लोग को पता चलता है। सर, आपने बताया कि घुटनों का दर्द है, कॉमन है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि कौन सी पॉपुलेशन में ज़्यादा है, और आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें आप क्या कनेक्शन देते हैं, वाई उनको घुटनों की दर्द हो गई, क्यों हुई, जल्दी क्यों हुई, इसके बारे में आप बताइए। मेरे पास डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पेशेंट आते हैं। एज ग्रुप के हिसाब से अगर सोचें तो आजकल यंग एज ग्रुप भी बहुत सारे हैं जो नी इंजरीज में की वजह से मेरे पास काफ़ी आते हैं। आजकल ये है कि जिमिंग का ज़माना है या फिटनेस का ज़माना है, तो लॉट ऑफ यंग कॉलेज गोइंग बॉयज़ और प्रॉब्ली गर्ल्स ऑल्सो इसके लिए जाते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह के लिए जाते हैं। समटाइम्स दे ओवर एग्जर्ट, मेरे को अगर 15 पाउंड लेने हैं तो मैं भी दे ट्राई टू डू 25 पाउंड्स और 50 पाउंड्स ऑल्सो, तो उनमें लिगामेंट इंजरीज काफ़ी देखी गई हैं। इनफैक्ट बाइक स्मॉल बाइक एक्सीडेंट्स और ट्विस्टिंग इंजरीज वाइल डांसिंग, लॉट ऑफ पेशेंट्स जिमिंग के टाइम पे भी, और आजकल जुम्बा है या डांसिंग है, विच इज़ थोड़ा सा अगर प्रॉपरली नहीं किया जाए तो ट्विस्टिंग इंजरीज बहुत कॉमन है, एंड बहुत सारी लिगामेंट इंजरीज ऐसी देखी गई हैं, स्पेसिफिकली इन द यंगर ग्रुप। जो सेकेंड ग्रुप है वो है मिडिल एज और मे बी मिडिल टू ओल्डर एज ग्रुप, जिनमें आर्थराइटिस काफ़ी कॉमन है। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ओबेसिटी या मोटापा इज़ अ मेजर कारण आर्थराइटिस का। दूसरा काफ़ी सारे इन्फेक्शंस भी देखे गए हैं। टीबी जो हम लोग सोचते हैं सिर्फ लंग्स के लिए होती है, आई थिंक टीबी में मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको घुटनों की टीबी भी होती है, जो जिनका मे बी सराउंडिंग इज़ नॉट वेरी क्लीन, या बोला जाए कि एक दूसरे में से ट्रांसफ़र होके गॉट सम पेशेंट्स जिनमें ट्यूबरक्लोसिस भी बहुत ज़्यादा है। गाउट या गठिया जिसको बोलते हैं, वो भी मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो खाने पीने की पदार्थों की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं, मे बी एक्सेस ऑफ अल्कोहल या नॉनवेज थोड़ा एक्सेस के वजह से, या कुछ सैलड्स एक्सेस की वजह से यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है शरीर में, और वो घुटनों में जाके जमा होके यूरेट्स बनाती हैं या वहाँ पे गठिया का बीमारी बनाती है। सर, आगे बढ़ने के पहले हम अपने दर्शकों को सलाह देना चाहेंगे, जो डांस करते हैं या जो एक्सरसाइज करते हैं उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? इन सबसे इम्पोर्टेंटली एक तो प्रॉपर इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जिमिंग पे भी अगर आप देखेंगे तो यूजुअली इंस्ट्रक्टर हो तो ज़्यादा अच्छा है। कोई भी एक्सरसाइज या डांसिंग सुपरविजन के अंडर हो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली नी कैप या नी ब्रेस, या कोई भी जॉइंट का अगर खेल कर रहे हैं, शायद एल्बो की अगर बात करें तो हर जॉइंट को थोड़ा ब्रेस करके अगर डांस किया जाए या जिमिंग की जाए तो दैट इज़ अ लिटिल बेटर थिंग टू फॉर द यंग एज पीपल। तो जो आप कुछ भी करना चाहें तो संभाल के कीजिए और किसी की सलाह से कीजिए, नहीं तो फ़ायदे के एवज आपको नुकसान ही पड़ेगा।
सर एक तो ये घुटनों का दर्द, ट्रीटमेंट पार्ट अगर पेशेंट आपके पास आया तो उसका ट्रीटमेंट आप कैसे प्लान करते हैं? कैटेगरिकली पेशेंट्स को पहले तो हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, जैसे मैंने बताया लास्ट टाइम, पहले जैसे बता चुका हूँ। एक्सरेज, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, उसमें हम लोग को कारण पता चलता है कि एग्जैक्ट व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द नी पेन। यदि कोई अक्यूट कारण है लाइक लिगामेंट इंजरी और स्मॉल फ्रैक्चर और एनी ऑफ द फ्रैक्चर्स, उनको अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाता है लाइक प्लास्टर में, या मे बी किसी को आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। आजकल ओल्ड एज जो पीपल हैं उनको आर्थराइटिस बहुत सारी है, एंड आई थिंक सिंधियों को स्पेसिफिकली आई हैव सीन आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ ओबेसिटी एंड बॉडी स्ट्रक्चर आई कैन से। एंड जो कि हम लोग को एक तो रेगुलर एक्सरसाइजेस के थ्रू या फिर कुछ मेडिसिन के थ्रू उनको थोड़ा बेटर किया जाता है। कुछ आर्थराइटिस ऐसी होती हैं जो एंड स्टेज आर्थराइटिस या ग्रेड 3 आर्थराइटिस बोलते हैं जिनको, समटाइम्स उनके लिए कुछ लोगों को सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। शुरू में आपने बोला सर कि ओबेसिटी इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो ओबेसिटी हमारे पॉपुलेशन में तो बहुत ज़्यादा कॉमन ही है, तो उसके लिए पहले आप उनको कुछ सलाह क्या देना चाहेंगे? शुरू से ही आप अपना वेट कंट्रोल रखो, अपने आप को एक्टिव रखो। आजकल पॉपुलेशन सिर्फ बैठी रहती है टीवी पे, मीन्स कंप्यूटर पे, हाँ कंप्यूटर पे। जो लाइफ स्टाइल सेडेंटरी है, पहले तो उनको अच्छा करना चाहिए, हाँ, तो बाद में आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगे ही नहीं। एग्जैक्टली। सर अभी आप हमारे दर्शकों को बताइए कि घुटने के दर्द होने के बाद योगा, फिजियोथेरेपी और लाइफ स्टाइल चेंजेस कितनी ज़रूरी है? लाइफस्टाइल चेंजेस तो बहुत ज़रूरी है हेल्थ से। सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ ट्राई टू रिड्यूस वेट, जैसे सर ने पहले भी कहा, ओबेसिटी को पहले कम करना चाहिए। आई थिंक एटलीस्ट 40 मिनट्स और 45 मिनट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक भी कोई करना चालू करे आज से ही, तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा वेट लॉस पे। इफ़ वी स्टार्ट विद आवर डे विथ मॉर्निंग वॉक और समथिंग, दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट सेकेंड थिंग इज़ फिजियोथेरेपी, या अपने बॉडी के सारे जॉइंट्स को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल या मोबाइल रखा जाए एंड उनको स्ट्रेंथन किया जाए वाया फिजियोथेरेपी और मे बी योगा ऑल्सो। योगा से भी अपने जॉइंट्स के अलावा पूरे बॉडी में अच्छा फुर्तीलापन आ जाता है एंड पीस ऑफ माइंड बहुत अच्छा मिलता है। दैट विल डेफिनेटली गिव अ वेरी गुड ट्रीटमेंट पार्ट। आजकल नई ट्रीटमेंट हमने सुनी है कि टोटल नी रिप्लेसमेंट, उसका मतलब कि आपके जो नी खराब हो गए, घुटना खराब हो गया, उसको निकाल के स्टील का जॉइंट डालते हैं, वो आप मैंने सुना है आप भी करते रहते हैं, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। इस पेशेंट्स में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? टोटल नी रिप्लेसमेंट का मतलब है घुटने के जो ये पार्ट्स हैं, जो लोअर कॉन्डाइलर पार्ट है ऊपर वाली बोन या फीमर का, और टिबिया का जो अपर पार्ट है उसको, और ये जो नी कैप है उसको रिप्लेस किया जाता है, या तो स्टील से या फिर कुछ सिरामिक या हाई डेंसिटी प्लास्टिक मटेरियल्स हैं उनसे। इसमें बेसिकली कुछ ये पार्ट्स कट करके वी हैव टू, जो कार्टिलेज घिस गए हैं आर्थराइटिस में, उनको हम लोग को चेंज किया जाता है, हम लोग उसको चेंज कर देते हैं सो दैट जो फ्रिक्शन पैदा हो रहा है और उसके वजह से जो पेन पैदा हो रहा है वो ना हो। तो इसकी जगह पे और इसकी जगह पे हम लोग को आप डिफरेंट स्टील का मॉड्यूलर पार्ट्स रहते हैं, उनको हम कहते हैं लोअर एंड फीमर को कट किया जाता है, यहाँ पे एक स्टील का पार्ट डाला जाता है, और अपर एंड टिबिया को भी कट किया जाता है, कुछ लिगामेंट्स को भी सैक्रिफाइस किया जाता है, यहाँ पे भी स्टील के पार्ट्स डाले जाते हैं, और पटेला का जो अंदर का सरफेस है उसको पॉलिशिंग की जाती है, जहाँ वहाँ पे भी एक प्लास्टिक का इंसर्ट दिया जाता है सो दैट हम लोग की मूवमेंट में, ये जो मोबिलिटी है उस मूवमेंट में हम लोग को परेशानी ना आए और पेन या दर्द बिल्कुल खत्म हो जाए। किन पेशेंट्स को टीकेआर की जरूरत पड़ती है? टोटल नी रिप्लेसमेंट एक्चुअली बहुत ही कॉमन हो गई है सर्जरी, और प्रॉब्ली बॉम्बे में तो आई हैव सीन कि बहुत ज़्यादा भी हो रही है। आई थिंक जो एंड स्टेज आर्थराइटिस है या ग्रेड 3 आर्थराइटिस है उसमें ये बहुत अच्छा काम करते हैं। मे बी ग्रेड 2 में भी शुरू में हम लोग एक्सरसाइज और इससे एक्सरसाइज और ड्रग्स से या योगा से भी उसको कंट्रोल की जाती है, बट ग्रेड 3 आर्थराइटिस डेफिनेटली विल बी अ गुड इंडिकेशन।
बहुत लोगों को ये धारणा है कि अगर TKR या घुटना मेरा चेंज हो जाएगा तो मेरी ज़िंदगी और भी ख़राब हो जाएगी, मैं चल नहीं सकूँगी, मेरे को और प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, ये सही है? ये धारणा आई फील इट्स टोटली बेसलेस। आई फील जितने भी पेशेंट्स मैंने देखे हैं, अगर सर्जरी बहुत अच्छे से हो जाती है, आई थिंक यूजुअली 80% ऑफ देम हैव वेरी गुड रिजल्ट्स। जो उनका चलने का जो स्टाइल है डेफिनेटली बदल जाता है, दे डेफिनेटली वॉक बेटर एंड फास्टर ऑल्सो। सबसे पहले तो पेन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आई विल से एग्जाम्पल ऑफ माई आंट, एक्चुअली शी वॉज क्रॉलिंग लिटरली। एक्चुअली सत्संग पे पहले जाने का बहुत रेगुलर होता था उनका। दोनों घुटने बहुत ही बुरी तरह से घिस गए थे उनके। इनफैक्ट पहले तो वॉकर पे चल पाती थी और थोड़े थोड़े टाइम के बाद वॉकर भी छोड़ दिया, मतलब ऐसे थी कि शी वॉज ऑलमोस्ट बेड रिडन। तो वी डिड इट बोथ साइड्स, दोनों साइड का टोटली रिप्लेसमेंट किया एंड शी इज़ वॉकिंग नाउ विदाउट अ स्टिक ऑल्सो एंड शी इज एब्सोल्युटली गोइंग। राधा स्वामी सत्संग पे रेगुलर जाती है एंड शी इज फिट। तो दोनों घुटने एट ए टाइम वन सिटिंग में कर इट सकते हैं? डिपेंड्स ऑन द पेशेंट। आई विल प्रेफर वन एट ए टाइम, नॉट बोथ द साइड, बिकॉज कोई भी सर्जरी एक पर्टिकुलर स्ट्रेस है बॉडी के लिए, तो एक किया जाए उसके बाद तुरंत में भी आफ्टर 3 to 4 वीक्स एक बार पेशेंट थोड़ा बेटर होने लगा उस टाइम किया जाए तो अच्छा है। तो ये तो हो गया घुटनों का दर्द, उसकी ट्रीटमेंट। अभी आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जैसे आपको घुटनों का दर्द हो ही नहीं, शुरू से आप क्या केयर करें, क्या संभाल करें, कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये रेगुलर हम लोग बचपन से सुनने आए हैं। तो घुटनों का दर्द ना ही हो तो वो तो डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा है। आई थिंक सबसे पहले तो हम लोग को ओबेसिटी का ख्याल रखना पड़ेगा। इनफैक्ट हमारी जो न्यू जनरेशन आ रही है। सर ओबेसिटी मतलब मोटापा, बहुत लोग ओबेसिटी का शायद मतलब मालूम नहीं होगा। मोटापे का ख्याल रखना पड़ेगा। जो हम लोग की न्यू जनरेशन आ रही है, दे आर वेरी मच इनटू फास्ट फूड्स एंड ऑल, मैकडोनल्ड्स, KFC, चीज़ बर्गर्स एंड ऑल। तो आई थिंक दैट शुड बी मिनिमाइज। जितना हो सकता है उसको कम करके मे बी 15 डेज में एक बार या एक महीने में एक बार दे लिया जाए तो ठीक है। और वेट उससे स्लोली एटलीस्ट कम होने की अच्छी ये है। एक बेटर लाइफस्टाइल जीना चाहिए। एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जैसे ओल्ड एज हो रही है और आर्थराइटिस की शुरुआत हो रही है, तो हम लोग को कैल्शियम इनटेक भी बढ़ाना चाहिए विथ डाइट एज वेल एज ड्रग्स और मे बी मेडिसिन के द्वारा। मतलब तो आपको जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं शुरू से ही लेने पड़ेंगे, जैसे आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं आवे। सर आजकल का दूसरा हमारा कॉमन प्रॉब्लम है, इससे जुड़ा हुआ है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब आपकी हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं, आपकी हड्डियों में कुछ माल नहीं रहता है, मटेरियल नहीं रहता है, उसका कॉमन कारण क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस जो मैंने देखे हैं, इट इज़ कॉमनेस्ट आई हैव सीन मोर ऑफ इन पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स। 45 के बाद या 48 के एज के बाद लेडीज़ को जब भी पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके वजह से कैल्शियम डेफिशिएंसी अक्यूटली बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो एज ग्रुप काफ़ी ज़्यादा आता है और एज द एज एडवांसेस कैल्शियम ऑलरेडी कम होता जाता है। और ये तो एक बड़ा सा टॉपिक है जिसमें कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से ये परेशानियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। और विटामिन डी का भी इसमें काफ़ी रोल रहता है। ऑस्टियोपोरोसिस सर आप बोल रहे हैं फीमेल्स में पोस्ट मेनोपॉजल होते हैं, पर हम तो देखते हैं जवानों में भी, जेंट्स में भी एकदम कॉमन प्रॉब्लम है। आई थिंक एक कारण है कि हम लोग का जो खाने का ये है पदार्थ हैं, उसमें भी कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत सारी है। बहुत कैल्शियम रिच फूड्स जो अवेलेबल हैं वो आजकल की नवा पीढ़ी नहीं खाती है। इनफैक्ट मैं काफ़ी बच्चे जो मेरे पास आते हैं, मैं पूछता हूँ उनसे कि डू यू ड्रिंक मिल्क, एंड हाफ ऑफ देम से कि नो, मिल्क उनको शायद अच्छा नहीं लगता है या दे वांट समथिंग डिफरेंट। और दूसरी एक चीज़ मैंने देखी है कि आजकल बिकॉज ऑफ इनसाइड लाइफ विटामिन डी बहुत कम है, क्योंकि धूप कोई इंसान को मिल नहीं रही है बरोबर, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत देखी गई है। वो भी एक बड़ा सा कारण है ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस का। विटामिन डी का धूप से क्या संबंध है? विटामिन डी इज़ द धूप जो है विटामिन डी का मेजर सोर्स है, जो स्किन में बेसिकली बनता है। विटामिन डी इज़ एक्चुअली प्रेजेंट इन द स्किन, जो धूप से अपने पास आता है।
तो अगर आप धूप में जाएंगे रेगुलरली तो आपकी बॉडी में विटामिन डी अच्छी बनेगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट द टाइम ऑल्सो। आई थिंक सुबह का जो अर्ली ऑनसेट अर्ली आवर्स हैं, लाइक 7 to 9 के बीच में अगर कोई अच्छी धूप लेता है तो दैट इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज उस टाइम पे अल्ट्रावायलेट रेज सूरज की रोशनी में पैदा होते हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। कम से कम कितना टाइम एक्सपोजर होना चाहिए धूप में? आइडियली आई फील 1.5 hours to 2 hours अगर कोई धूप में बैठता है तो इट्स अ गुड थिंग। अगर आपके बॉडी में विटामिन डी रहेगी तो ये आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होगा, फिर आपका कैल्शियम भी ठीक रहेगा। तो विटामिन डी और कैल्शियम दोनों आपस से मिले हुए हैं और दोनों को ठीक रखना ही इम्पोर्टेंट है। सपोज आजकल की लाइफ स्टाइल है, भागना है, गाड़ी पकड़नी है, इंडोर हम बैठे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हैं, तो धूप का तो किसको नहीं एक्सपोजर बहुत कम होता है, तो उनके लिए आप बोल विटामिन डी की सप्लीमेंट्स। आजकल बहुत सारे विटामिन डी सप्लीमेंट्स हैं, ऑफ लेट वो आए हैं। आई थिंक लास्ट 5 years में लोगों को थोड़ा सा विटामिन डी के बारे में ज़्यादा पता चला है। एंड आजकल बहुत सारे विटामिन डी सप्लीमेंट्स हैं जो कि सिर्फ हफ्ते में एक बार या महीने में एक इंजेक्शन से भी वो आपको उतनी मात्रा मिल जाती है। तो एटलीस्ट अपनी विटामिन डी की रेगुलर टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे हम लोग को पता चले कि विटामिन डी कितनी है। इनफैक्ट मुझे याद है कि मैंने अपनी विटामिन डी टेस्टिंग की थी, दैट वाज मे बी 5 years बैक, मेरी ऑलमोस्ट लो से भी बिलो आई थी। तो आई स्टार्टेड विटामिन डी एंड आई वाज डेफिनेटली बेटर। मेरे को जानकारी है कि आप आर्थ्रोस्कोपी भी करते हैं। आर्थ्रोस्कोपी एक प्रोसीजर है, एक दूरबीन के थ्रू आप कुछ पेशेंट को ठीक करते हैं, तो ये नी में और शोल्डर में काम आती है। तो किन पेशेंट्स में आर्थ्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है और ये प्रोसीजर कैसा होता है? जैसे मैंने पहले भी बताया, आजकल लिगामेंट इंजरीज या मेनिस्कल इंजरीज घुटनों में या शोल्डर में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं बिकॉज ऑफ द हाई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स या जिमिंग बोला जाए या डांसिंग बोला जाए। तो हम लोग के पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि डांस करते वक्त घुटना मुड़ गया है या एक्सरसाइज करने के टाइम पे घुटना थोड़ा सा मुड़ गया और एक्सरे इज एब्सोल्युटली नॉर्मल और अंदर से लिगामेंट्स में इंजरी हो जाती है। एक तो पता चलता है हम लोग को एमआरआई में कि किस लिगामेंट में कुछ इंजरी हुई है और उसका जो परफेक्ट इलाज हुआ जाता है वो एक ट्रीटमेंट से हुआ जाता है जिसको बोलते हैं आर्थ्रोस्कोपी। आर्थ्रो मतलब कि जॉइंट, स्कोपी मतलब टू सी, मतलब हम लोग को जॉइंट को देखने की एक कला होती है जिसको स्पेशलाइज किया गया है, जिसमें एक छोटी सी दूरबीन होती है और उससे हम लोग को अंदर देखने में मदद मिलती है कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ रॉन्ग और उससे हम लोग को आगे ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर लिगामेंट इंजरी हुई है तो वो लिगामेंट को रिप्लेस किया जाता है या मेनिस्कस या एक अंदर घुटने की गादी होती है वो फट जाती है तो उसको हम लोग को आर्थ्रोस्कोपी से रिपेयर किया जाता है। काफ़ी ओल्ड एज में भी मैंने आजकल आर्थ्रोस्कोपी की हैं जिसमें हम लोग को आर्थ्रोस्कोपी में सिर्फ जॉइंट लवाज किया जाता है, लाइक रोमेटॉइड आर्थराइटिस या आर्थराइटिस, जिसमें छोटे छोटे कार्टिलेज के पतले पतले पीसेस हो जाते हैं जिस टाइम जो पेशेंट को चलने में तकलीफ देती है। तो हम लोग सिर्फ आर्थ्रोस्कोपी का एक वॉश कर देते हैं घुटने की तो भी पेशेंट को पेन रिलीफ अच्छा हो जाता है, कुछ टाइम के लिए अच्छा चल जाता है, कुछ टाइम के लिए अच्छा चलता है, मतलब आप जॉइंट की सफाई कर देते हैं। एब्सोल्युटली। सर आर्थ्रोस्कोपी प्रोसीजर के बाद कितना दिन पेशेंट को आपके पास रहना पड़ता है? आर्थ्रोस्कोपी इज 1 day प्रोसीजर। एक्चुअली जस्ट एक दिन पहले हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एडमिट करते हैं। नेक्स्ट डे पेशेंट आफ्टर द सर्जरी कैन गो होम ऑन द सेम डे। मे बी अगर सुबह सर्जरी की तो शाम तक या मे बी रात तक डेफिनेटली पेशेंट घर चला जाता है। उसके बाद डेफिनेटली यू विल हैव टू कम फॉर फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज वगैरह के लिए आना पड़ता है उसको, एंड दैट इज मतलब कुछ टाइम घर पे आराम भी करना पड़ता है, फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है। दूसरी एक कॉमन बात मैं अपनी प्रैक्टिस में ये आप भी देखते हैं कि हमारे कई बुजुर्ग सडनली घर में गिर जाते हैं और गिर गए तो देखते हैं हम उनका हिप जॉइंट टूटा हुआ है या ये जो हड्डी है वो टूटी हुई है। ये तो बहुत कॉमन देख रहे हैं, इनके कारण क्या है? आई थिंक मैंने जब से प्रैक्टिस शुरू की है जो मैक्सिमम सर्जरीज मैंने की होगी वो होगा हिप जॉइंट सर्जरीज। इनफैक्ट आई स्टार्टेड प्रैक्टिस एक 10 साल पहले या 12 साल पहले से मैं अगर सोचूं तो कॉमनेस्ट जो मेरे पास आते हैं जो बॉल के फ्रैक्चर्स बोल सकते हो या हिप जॉइंट बॉल के फ्रैक्चर्स बोल सकते हैं, फीमर नेक फ्रैक्चर्स बोल सकते हैं, वो 2 किस्म के होते हैं। एक फ्रैक्चर ऐसा रहता है कि बॉल चेंज करना पड़ता है या सिर्फ सब कभी कभी हम लोग को वही बॉल को रख के उसको रिपेयर या उसको रॉड से फिक्स करना पड़ता है। उसका जो मेन कारण है अगेन ऑस्टियोपोरोसिस, ओल्ड एज में जैसे कैल्शियम कम है और ये जो जगह है जॉइंट की मैक्सिमम लोड बेयरिंग जगह है
जिसमें थोड़ा सा ही स्ट्रेस आ जाए और उसमें फ्रैक्चर बहुत कॉमन है। इनफैक्ट मेरे पास पेशेंट आते हैं, भाई थोड़ा सा ही गिरा और ये फ्रैक्चर कैसे हो गया। मैं बोला कि डेफिनेटली ये जगह ऐसी है कि ईजीएस्ट पार्ट टू गेट फ्रैक्चर। ऐसे पेशेंट्स को नॉर्मल होने में कितना टाइम लग जाता है? इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। अगर देखा जाए पेशेंट की एटीट्यूड अगर देखें, अगर एक्टिव था पहले तो डेफिनेटली ही विल बी बेटर फास्टर। इन केसेस में मैंने एक चीज़ देखी है कि घर वालों का जो एटीट्यूड रहता है पेशेंट के तरफ बहुत ही अच्छा होना चाहिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेशेंट का फ्रैक्चर हुआ, ऑपरेशन यहाँ से करा के गया अच्छे से, एंड घर में दे डोंट टेक मच केयर। आई फील वो बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में जितना अच्छा केयर करेंगे, नर्सिंग केयर जितना अच्छा मिलेगा, जितना अच्छा कॉन्फिडेंस दिया जाएगा ओल्ड एज की पीढ़ी को, उतना जल्दी वो रिकवर होके आते हैं। ठीक है सर, और ये तो आपकी फुली इक्विप्ड ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है। अपार्ट फ्रॉम ये जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस की, उसके अलावा आपके पास कौन से पेशेंट्स आते हैं? मेरे पास बहुत डिफरेंट टाइप्स के पेशेंट्स आते हैं। फ्रैक्चर्स इज़ माय मेन, ट्रॉमा इज़ माय मेन स्पेशलिटी। तो रेगुलर जो फ्रैक्चर्स होते हैं, जैसे टिबिया फ्रैक्चर हुआ, फीमर फ्रैक्चर हुआ, इनफैक्ट रिस्ट फ्रैक्चर्स जो बहुत कॉमन हैं, वो रेगुलर आते हैं। और आजकल उनकी ट्रीटमेंट या प्लास्टर के तौर पे या फिर मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के तौर पे की जाती है। हम लोग के पास एक मशीन है जिसको कि सी आर्म बोलते हैं, जहाँ इमेज इंटेंसिफायर बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग फ्रैक्चर को ऑपरेट करने के टाइम एग्जैक्ट देख सकते हैं, प्रॉपर परफेक्ट जगह पे बैठा के छोटे से इंसिशन में फिक्स किया जाता है, एंड रिकवरी इज़ अ लिटिल फास्टर विद दैट। ये जो ज़्यादा फ्रैक्चर वाले यंग जनरेशन ही होती होगी। एब्सोल्युटली, बिकॉज जो आजकल जो आप इनफैक्ट देखोगे हर जगह देखें, प्रॉब्ली गोल मैदान देख लो, नेताजी चौक देख लो, बाइकर्स आर देयर, एंड प्रॉब्ली दैट ड्राइविंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और बहुत सारे यंग एज जो है वो फास्ट बाइकिंग के वजह से भी फ्रैक्चर्स बहुत आते हैं। तो ये बच्चे तो अपना तो नुकसान करते ही हैं, मेरे हिसाब से दूसरों को भी अगर एक्सीडेंट कर देते हैं तो दूसरे की लाइफ भी खराब कर देते हैं। व्हाट आई हैव सीन, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स भी, किसी का बेटा 14 इयर्स का है, बोलते हैं कि मेरा बेटा अच्छा बाइक चला लेता है या अच्छी एक्टिवा चला लेता है। इनफैक्ट आई फील कि एक पर्टिकुलर टाइम रहता है रिफ्लेक्सेस को मैच्योर होने का, एंड दैट इज़ अ पर्टिकुलर टाइम, मे बी 18 साल के आसपास जो लीगल एज ऑफ ड्राइविंग लिखी गई है, उसी टाइम पे प्रॉब्ली बच्चों को ड्राइव करना चाहिए, एंड दे विल डेफिनेटली ड्राइव अ लिटिल मोर मैच्योरली एंड सेफली एट दैट टाइम, एंड प्रॉब्ली एक्सीडेंट्स भी डेफिनेटली कम होंगे अभी। तो मेहरबानी करके अपने छोटे बच्चों को ये बड़ी बड़ी बाइक्स मत लेके दीजिए। एब्सोल्युटली, जब भी उनकी प्रॉपर एज हो जावे तभी दीजिए, और उनको थोड़ा गाइड भी कीजिए कि कैसा चलावे, तो उनकी अपनी लाइफ भी खराब नहीं होगी तो दूसरों को भी नुकसान नहीं करेंगे। सर, आप अपने काफ़ी पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी के लिए बोलते हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि कई लोग बराबर मानते नहीं हैं, अपनी चलाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, उसका कितना इम्पोर्टेंस है? आई थिंक फिजियोथेरेपी इज़ अ मेजर ब्रांच, और आई थिंक हर पेशेंट को हमको फिजियोथेरेपी करानी बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है, चाहे वो घुटने का दर्द हो, बैक पेन हो, या पोस्ट फ्रैक्चर या पोस्ट ऑपरेशन के लिए सोचें तो। इनफैक्ट मेरे को लगता है कि घुटने का दर्द में फिजियोथेरेपी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, जिसमें कि थाई मसल्स या क्वाड्रिसेप्स बोलें या हैमस्ट्रिंग्स बोलें, उनको स्ट्रेंथन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर हमारा बोन वीक है या आर्थराइटिक है, जिसमें हम लोगों को चलने में तकलीफ हो रही है, बट हमारे अगर मसल्स या सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे हैं, जिनको हम अच्छा बना सकते हैं फिजियोथेरेपी से, तो डेफिनेटली पेन तो डेफिनेटली कम हो ही जाएगा। और अगर किसी पेशेंट को टोटल नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ रही है तो उसको भी ज़रूरत काफ़ी सालों के बाद पड़ेगी। सेकेंड काइंड ऑफ पेशेंट्स जो बैक पेन है, जो मेरे को रेगुलर देखा गया है, बैक पेन बिकॉज ऑफ पोस्चर जो बोला जाए, तो पोस्चर को करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लेनी चाहिए और एग्जैक्ट प्रॉपर पोस्चर में बैठना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं विथ बैक पेन और प्रॉब्लम बैक मसल पेन, जो कि ऑफिस गोअर्स हैं। लॉट ऑफ पेशेंट्स बैंक में करने वाले या प्रोफेशनल्स बोला जाए तो वो उनका ये रहता है कि कहीं बैठे तो 8 घंटे बैठ ही जाएंगे, 10 घंटे बैठ जाएंगे,
तो मेरी सबसे इम्पोर्टेंट सलाह होती है कि दे शुड सिट एट अ स्ट्रेच फॉर 20 मिनट्स। 20 मिनट में एटलीस्ट खड़े होकर एटलीस्ट 1 मिनट का एक छोटा सा वॉक कर लिया या अपने आप बॉडी को स्ट्रेच कर लिया तो बहुत अच्छा है, एंड पेन से डेफिनेटली बचा जा सकता है उससे। सर, अंत में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि शुरू से ही, बचपन से ही लेके आप अपने डाइट का क्या ख्याल रखें, कैसे रखें, और अपनी लाइफ स्टाइल कैसे रखें, जैसे आगे चल के प्रॉब्लम्स नहीं आ रही। सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक वी शुड स्टे फिट। वो बोलना बहुत इजी है, इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क टू डू आई फील। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस डाइटिंग सबसे ज़रूरी है कि हम लोग एक प्रॉपर डाइट खाएं। जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं उसमें हम लोग की फ्रूट्स की मात्रा, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की मात्रा बहुत अच्छी हो, एंड राइट काइंड ऑफ फूड खाया जाए तो डेफिनेटली इट्स अ बेटर थिंग। अगर स्पेसिफिकली मैं आर्थराइटिस की बात करूं या कैल्शियम डेफिशिएंसी की बात करूं तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत ज़रूरी है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बोलूं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्पल्स एंड फ्रूट अगर बोला जाए तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और आजकल जैसे गर्मी का मौसम है तो उसमें फ्रूट जूसेस और प्रॉब्ली फ्रूट्स विल बी डेफिनेटली बेटर थिंग। एंड शुरू से एक्टिव रहना चाहिए, वेट कंट्रोल में रखनी चाहिए, फिजियोथेरेपी होनी चाहिए, तो मतलब तो हर बात का ध्यान देना बिल्कुल ज़रूरी है। सो डॉक्टर तोलानी जी, आपको बहुत अच्छा नॉलेज दिया सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, हमारे दर्शकों के लिए अच्छी अच्छी बातें बताई, और हम आपका काफ़ी शुक्रगुजार हैं। Thank you very much to choose me to talk on your channel. Thank you very much. अंत में मैं बोलूँगा कि मेहरबानी करके आप अपनी सेहत अपने आपके हाथ में है, उसको अच्छी तरह संभाल के रखिए, अपना ध्यान रखिए। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ, तब तक आप अपने आप को सतर्क रहिए। जय हिंद।